उत्तर प्रदेश में चाहे पेपर लीक हो रहा हो, चाहे शिक्षा मित्रों की समस्याएं, लोगों को उसने बांटने का काम किया है। चले एक बुजुर्ग मिले, वो कहे कि देखिए हम जिंदा हैं, तो हम लोगों ने कहा आप जिंदा हैं? उन्होंने कहा नहीं, लेकिन योगी जी ने हमें कागज पे मार दिया है। तो से ये खुलेआम दिन को रात कह रहे हैं। स्कूल, बड़ी बिल्डिंगें, अच्छी शिक्षा, बच्चे आईआईटी में पढ़ते हैं, इस तरीके की बातें लोग। आम आदमी पार्टी का मॉडल तो जीवन में ध्वस्त नहीं कर पाएंगे। वो बाबा की पदयात्रा है और सांसद संजय सिंह जी की यात्रा बाबा साहब की पदयात्रा है। हिंदू राष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी हो तो उसके जो नेता हैं, जो उनके नेता मोदी जी, वो भी कहते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। चुनाव आयोग को धन्यवाद दे सकते हैं कि कल बीजेपी को टेक ओवर करके ज्ञानेश कुमार भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के दोनों प्रमुख पदों पर बैठ लोकतंत्र के गला घोटने का काम चुनाव आयोग कर सकता है, करेगा। विपक्ष जमीन पे लड़ रहा है। सांसद का हर एक गरीब नौजवान भी पत्र लिख रहा है मोदी जी को कि हमको 2 करोड़ नौकरी दे दो। इसमें अंबानी और अडानी आसमान पे जा रहे हैं, रोजगार खत्म है, भर्तियां गायब हैं, पेपर पे पेपर लीक हो रहे हैं। बल्कि नहीं दे रहा, फार्म तो मत भरवाओ, फार्म का खर्चा तो बच जाए, आने जाने का खर्चा तो बच जाए। 2 रुपए में बिकती हुई प्याज, 1-1 रुपए में बिकता हुआ टमाटर, सड़कों पे गिरता हुआ दूध, ये असलियत है कि। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हमारा नाम है आज़ाद और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल। एक यात्रा चली, पदयात्रा, जिसमें बात की जा रही रोजगार की, सामाजिक न्याय की, जो शुरू हुई अयोध्या सरयू से और जा रही है संगम, जो कभी इलाहाबाद हुआ करता था। राजनीति चल रही है नाम बदलने की, काम क्या हो रहा है कुछ पता नहीं। जो नाम बदले जा रहे हैं, जिस आधार पर राजनीति हो रही है, उस मुल्क में, उस राजनीति में जो रोजगार की बात की जा रही है। संजय सिंह जी जिस तरह से पदयात्रा कर रहे हैं, उनके साथ लोग जुड़े हुए, उनके प्रवक्ता हैं, उनके कई सारे नेता साथ में मौजूद हैं। हम इलाहाबाद पहुंच चुके हैं। सर अब ये बताइए कि जो आप लोग यात्रा कर रहे हैं, इसका मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, यात्रा का जो नाम है रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो, तो मुख्यतः 2 ऐसी बड़ी चीजें हैं जिसकी मांग के लिए आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह जी इस यात्रा को ले चुके हैं। रोजगार के मामले में इस पूरे देश में रोजगार का नाम लेते ही बेरोजगारी ही याद आती है। जहां आप बात करेंगे तो रोजगार और नौकरी का जो कनेक्शन है वो लोग जानते हैं। उत्तर प्रदेश में चाहे पेपर लीक हो रहा हो, चाहे शिक्षा मित्रों की समस्याएं ऐसी हैं कि रोजगार की बात करते ही उत्तर प्रदेश में एक अजीब सी छवि बन जाती है, जिसको लेके हमेशा विपक्ष हमेशा मजबूत तौर पे अपनी आवाज़ को उठाते रहा है। दूसरा, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। देखिए, सामाजिक न्याय वो एक मुद्दा है जो उत्तर प्रदेश और आज की जो भारतीय जनता पार्टी है वो हमेशा हर जगह लोगों के बीच भेदभाव कर रही है, लोगों में ऊंच नीच कर रही है, और इस तरीके से लोगों को उसने बांटने का काम किया है। चाहे वो आर्थिक आधार पर भी उसने बांटा है, सामाजिक आधार पर भी बांटा है। लोगों को धर्म, जाति, सभी के आधार पर उसने अलग अलग बंटवारा कर दिया है। तो लोगों के बेरोजगारी और उनके साथ हो रहे सामाजिक अन्याय के मुद्दों को लेके ये हमारी यात्रा है, उन्हीं 2 मुद्दों पर लेके चली है। और उत्तर प्रदेश में अभी हमने अलग अलग यात्राओं की तैयारी की है। उस यात्राओं में हमारा पहला चरण है और उस पहले चरण के ये 2 प्रमुख मुद्दे हैं। अच्छा, तो आप कई चरणों में यात्रा करेंगे। आपने छवि की बात की, तो एक छवि चलती है राम राज्य की। योगी जी कहते हैं उत्तर प्रदेश में, इसी उत्तर प्रदेश में राम राज्य स्थापित हो चुका है। इस पर आप क्या कहेंगे? अब देखिए, आम आदमी पार्टी जो राम राज्य चाहती है और जिस राम राज्य की बात करती है, उस राम राज्य में लोगों को पढ़ने के लिए शिक्षा की बात करती है, सबको अच्छे इलाज की बात करती है, बुजुर्गों की अच्छी पेंशन, बुजुर्गों के अच्छे ख्याल की बात करती है। तो इस तरीके की कोई बात उत्तर प्रदेश में तो दूर दूर तक दिखती नहीं है। अभी इलाहाबाद में एंट्री किए हम लोग, कुछ ही दूर पहले एक बुजुर्ग मिले, वो कहे कि देखिए हम जिंदा हैं, तो हम लोगों ने कहा आप जिंदा हैं? उन्होंने कहा नहीं, लेकिन योगी जी ने हमें कागज पे मार दिया है। तो राम राज्य में तो कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई आदमी जिंदा हो और कागज पे मर चुका हो। तो ये राम राज्य उत्तर प्रदेश में छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर पर आप कहीं भी देखेंगे तो नहीं होगा। आप पोस्टिंग से लेके भर्ती तक में देखिए, जाति आधारित भर्तियां, जाति आधारित नियुक्तियां होती हैं। उत्तर प्रदेश में खुलेआम 80 और 20 टाइप की बात होती है। राम राज्य में तो कभी भी इस तरीके की बात नहीं होती थी। समता की, समरसता की, एकता की, एकरूपता की बात होती थी। तो राम राज की बात योगी जी को करना, भारतीय जनता पार्टी को करना, ये बेहद ही गलत है। और इस तरीके से लगता है कि जैसे ये खुलेआम दिन को रात कह रहे हैं।
जिस तरह से आप लोग अयोध्या से यात्रा लेकर के शुरू करें, वहाँ पर राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, तो कई सारी बातें हुई। अयोध्या से शुरू करने का क्या मोटिव रहा आप लोगों का? देखिए, अयोध्या की शुरुआत हम लोगों ने इसी की कि राम राज्य की परिकल्पना इस देश में गांधी जी भी करते थे, और गांधी जी भी कहते थे कि असली राम राज्य जब आएगा, जब सब इंसान एक जैसा होगा, लोगों में कोई भेदभाव नहीं होगा, समरसता एकता होगी, एकरूपता होगी, विविधता में एकता होगी। उस परिकल्पना को लेके, गांधी जी के उन उद्देश्यों की, उस राम राज्य की परिकल्पना को लेके हम लोग अयोध्या से इस यात्रा को लेकर निकले। और पहुंचने का जो हमारा स्थान कहाँ है? इलाहाबाद। वो इलाहाबाद जो एक समय पे शिक्षा का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, जो शिक्षा की नगरी कही जाती थी। और आम आदमी पार्टी को लोग क्यों जानते हैं? आज दिल्ली की जब बात करिए, हमारे जब काम की बात करिए, तो दिल्ली मॉडल की बात करिए, तो शिक्षा और अच्छे स्कूल, बड़ी बिल्डिंगें, अच्छी शिक्षा, बच्चे IIT में पढ़ते हैं, इस तरीके की बातें लोगों को याद आने लगती हैं। तो आम आदमी पार्टी ने इन दोनों चीज़ों को, एक तरफ राम राज्य की कल्पना और एक तरफ शिक्षा के ऑक्सफोर्ड, इन दोनों अलग अलग बिंदुओं को मिलाने का काम इस हमारी पैदल यात्रा ने, सांसद जी की यात्रा ने। बीजेपी के नेता कहते हैं कि आम आदमी पार्टी का जो मॉडल था, उन्होंने बिहार दिल्ली में ध्वस्त कर दिया उसको। देखिए, आम आदमी पार्टी का मॉडल तो जीवन में ध्वस्त नहीं कर पाएंगे। आम आदमी पार्टी का मॉडल जो है मुद्दा आधारित मॉडल है। अब मुद्दा आधारित मॉडल होता तो वो मुद्दा आधारित राजनीति हर जगह कहीं कर ही नहीं पाएंगे। वो सिर्फ एक काम कर सकते हैं, अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को कॉपी कर सकते हैं। हमारा मॉडल आया, हमने कहा कि हम फ्री बिजली देंगे, वो हमें कॉपी करते हैं। हमने कहा कि हम फ्री बस देंगे, वो हमें कॉपी करते हैं। वो हमें ध्वस्त नहीं करते हैं, वो तो हमारी कॉपी करते हैं। मोदी जी इन सब चीज़ों को रेवड़ी कल्चर बताते हैं। अब मोदी जी दरअसल जनता को दी जा रही सुविधाओं को रेवड़ी बताते हैं, तो उन्हें ये समझ में आना चाहिए कि ये जनता के टैक्स के पैसे से ही चीज़ें इकट्ठा होती हैं, उन्हीं की सुविधाओं के लिए होती हैं। आम आदमी पार्टी इसको जन सुविधाओं के लिए किया जाने वाला कार्य करती है। हमारे नेता कहते हैं कि जनता के टैक्स का पैसा है, जनता के टैक्स का पैसा इकट्ठा हुआ है, और हम उन्हीं को उनके पैसे उनके जीवन की मूलभूत सुविधाओं के लिए दे रहे हैं, जिनसे उनके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जिनसे वहाँ के महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों का अच्छा इलाज हो पाए। तो जिससे आम आदमी को हम ये सब जो जीवन की छोटी मोटी ज़रूरतें हैं, ये हम पूरी कर दें, जिससे वो आगे अच्छे व्यापार करें, अच्छी शिक्षा पाएँ, अच्छे पढ़ के देश के विकास में जाएं। तो उनका जो रेवड़ी कल्चर है, वो आम आदमी पार्टी का सेवा कल्चर है। आप लोग पदयात्रा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में एक और पदयात्रा चल रही है हिंदू राष्ट्र को लेकर के, जिस तरीके से वहाँ पर बीजेपी की मंत्री लोग शामिल हो रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो बाबा की पदयात्रा है और सांसद संजय सिंह जी की यात्रा बाबा साहब की पदयात्रा है। वो बाबा की पदयात्रा इसलिए है क्योंकि वो देश विरोधी बात कर रहे हैं। वो इस देश को, जो विविधता में एकता वाला देश है, वो सभी धर्मों को, सभी जातियों को, सभी लोगों को एक मानने वाला देश है, जो संविधान को मानने वाला देश है, जो हर इंसान को एक वोट देने का अधिकार देता है, इस देश को वो हिंदू राष्ट्र बनाने की कल्पना कर रहे हैं। तो उनके पीछे जो बैकअप दे रहे लोग हैं, वो पहले बता दें कि क्या वो इस परिकल्पना से वो खुद इत्तेफाक रखते हैं। सांसद संजय सिंह जी की जो पदयात्रा है, वो बाबा साहब के संविधान को मानने वाली, बाबा साहब को मानने वाली पदयात्रा है। हम लोगों को कह रहे हैं कि सबको अच्छी शिक्षा दो, आम आदमी को अधिकार दो, सबको रोजगार दो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक धागे में पिरो, सब एक जैसे लाओ, सबको एक पक्ष पे लाओ। तो वो जो बाबा की पदयात्रा है, वो इस बाबा साहब की पदयात्रा, बाबा साहब वाली पदयात्रा से कोई इसकी तुलना नहीं हो सकती है। आप जब ये सारी चीज़ें कहें, तो आपके नेता संजय सिंह जी धीरेन्द्र शास्त्री पर आरोप लगाते हैं कि वो प्रॉपर्टी डीलर हैं। देखिए, वो अब उन्होंने तो एक हिंदुओं के लिए कोई प्लॉट कटिंग का ऑप्शन दे रखा है। कोई कह रहे हैं कि इस तरीके से हैं, वो फर्जी हिंदुओं के ठेकेदार बने फिरते होंगे। आम आदमी पार्टी इस तरीके की बात नहीं करती है। आम आदमी पार्टी कहती है कि वो, हम भी कह रहे हैं कि अगर उनके हिंदू राष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी हो, तो उसके जो नेता हैं, जो उनके नेता मोदी जी, वो भी कह दें कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, वो कह दें। और उसको जब वो क्या करेंगे, किस तरीके की परिकल्पना की बात कर रहे हैं भाई, वही बात कह रहे हैं कि फिर तो अलग अलग राष्ट्रों की मांग उठ जाएगी। इस देश में देश विरोधी कदम उठा रहे हैं। इस देश में, ये देश हिंदुस्तान है, इंडिया है, भारत है, एक है। यहाँ कोई राष्ट्र, हमारा देश एक ही है, हिंदुस्तान, और वही एक राष्ट्र रहना चाहिए, और कोई राष्ट्र दूसरा नहीं आएगा। नहीं तो कल को कोई बौद्ध राष्ट्र मानेगा, कल को कोई काशी राष्ट्र मानेगा, कल को कोई नागा राष्ट्र मानेगा, कल को कोई अलग पंजाब राष्ट्र मानेगा। इस तरीके की कल्पना इस हिंदुस्तान में नहीं हो सकती है। ये नरेंद्र मोदी जी के समय का बुरा दिन है, जब इस देश में इस तरीके की बात हो पा रही है कि कोई व्यक्ति कह रहा है कि हम अलग
राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए जो कहते थे कि राष्ट्र के लिए मैं कुछ भी कर दूं, उनके रहते हुए कोई इस देश में अलग राष्ट्र की मांग कैसे कर सकता है? ये तो खुद ही संविधान के खिलाफ है। और बिहार में जो भी चुनाव हुआ, इतना बड़ा बहुमत मिला एनडीए को, बीजेपी को, तो उस पर आप क्या कहेंगे? उस चुनाव को कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो बड़ा बहुमत है ये भारतीय जनता पार्टी को नहीं, ये चुनाव आयोग को मिला है। इसके लिए आप चुनाव आयोग को धन्यवाद दे सकते हैं। चुनाव आयोग जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ा रहा है, हो सकता है कि कल बीजेपी को टेक ओवर करके ज्ञानेश कुमार भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के दोनों प्रमुख पदों पर बैठ जाए। बड़ी बात कह रहे हैं आप ज्ञानेश कुमार जी के लिए। वो आप देख सकते हैं किस तरीके से लोकतंत्र के गला घोटने का काम चुनाव आयोग कर सकता है। एक महीने में जिस देश में गरीबों का गरीबी का कार्ड नहीं बनाया जा सकता है, इलाज का आयुष्मान कार्ड नहीं बनाया जा सकता है, उस देश में एक महीने में पूरे बिहार राज्य का एसआईआर करके आपने वोटर कार्ड पुनरीक्षण कर दिया। ये हास्यास्पद और मजाकिया नहीं लगता है? सोचिए, जो अगर सही से इसका एनालिसिस होगा, लोग इसके खिलाफ बोलेंगे तो कितना मजाकिया लगेगा, किस तरीके से लगेगा कि आप आज तक, मैं आपको किसी भी प्रदेश का निकाल के दे रहा हूँ, आज पूरे बिहार प्रदेश में लोगों का इलाज कराने का आयुष्मान कार्ड नहीं बना होगा, लोगों के गरीबी का कार्ड नहीं बना होगा, लोगों का वोटर कार्ड आज तक नहीं बना होगा। लेकिन आपने आज तक की बात छोड़िए, एक महीने के अंदर आपने कहा कि पूरे लोगों का वोटर पुनरीक्षण करा देंगे, लोग हो जाएंगे। कितने वोट काट दिए गए, कैमरे पे पकड़े गए लोगों ने, तमाम यूट्यूबर, तमाम पत्रकार, बड़े बड़े पत्रकारों ने देश के सबूत दिया। क्या किया उस पर चुनाव आयोग ने? क्योंकि चुनाव आयोग खुद इन सब चीज़ों को प्रायोजित तरीके से करा रहा था, इसलिए और कुछ तो नहीं किया। विपक्ष कैसे काम कर रहा है? आप ये बात समझाइए कि विपक्ष किस आधार पर विरोध कर रहा है कि एसआईआर 12 राज्यों में हो रहा है, आप जिस राज्य में पदयात्रा निकाल रहे हैं वहां पर भी एसआईआर हो रहा है। तो आप खुद देखिए विपक्ष क्या करेगा। विपक्ष जमीन पे लड़ रहा है। सांसद संजय सिंह जी, आज देखिए विपक्ष की मजबूत आवाज है। सिर्फ उत्तर प्रदेश और आम आदमी पार्टी की नहीं लीजिए, आज सभी वर्गों की विपक्ष की कहिए तो एक मजबूत आवाज है। वो एसआईआर पे खुल के पहले दिन से बोल रहे हैं। वो तो चुनाव के 3 महीने पहले उन्होंने बोल दिया कि अगर ये एसआईआर लागू रहा तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो विपक्ष बोल रहा है, जमीन से लेके आप सड़क से लेके संसद तक आवाज उठा रहा, और विपक्ष इस मामले को बोलेगा। लेकिन और कर क्या सकता है विपक्ष? आप खुद बताइए, विपक्ष आखिर में क्या कर सकता है? विपक्ष मजबूती से सड़क पे प्रदर्शन कर सकता है, विपक्ष चुनाव आयोग पे अपना विरोध जता सकता है, विपक्ष संसद में अपना जता सकता है, और सब जगह कर रहा है। और जब भी तानाशाही की इस तरीके की सरकारें आई हैं, विपक्ष ने अपनी भूमिका निभाई है, विपक्ष आगे भी भूमिका निभाएगा। अंत में आप एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि अभी जब एसआईआर हो रहा था तो राहुल गांधी के खिलाफ कई लोगों ने पत्र लिखा, 272 लोगों ने, उसमें कई ब्यूरोक्रेट्स हैं, जज हैं, पूर्व अधिकारी रहे हैं कि आप संविधान की हत्या कर रहे हैं, संविधान को बदनाम कर रहे हैं, देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, राहुल गांधी जी के पत्र का जवाब कोई कांग्रेस का व्यक्ति दे सकता है आधिकारिक रूप से, लेकिन आप ये देखिए, देश का हर एक गरीब नौजवान भी पत्र लिख रहा है मोदी जी को कि हमको 2 करोड़ नौकरी दे दो। देश का गरीब पत्र लिख रहा है कि हमारी आमदनी घट रही है। किसान कह रहा है कि हमारी, तुमने फसल का दाम 2 गुना देने की बात कर रही थी, उसके लिए कितने चिट्ठियां लिख दी गई हैं, उसका कुछ कर दो। जिस देश में अंबानी और अडानी आसमान पे जा रहे हैं और गरीब आदमी मैदान में गिरा जा रहा है, तो वो भी पत्र लिख रहे हैं, उनको दे दो। हमको तो उन पत्रों की चिंता है। आप उन 272 पत्रों की चिंता में, हम इस देश के 100 करोड़ 140 करोड़ लोगों के पत्रों की चिंता कर रहे हैं कि आप उनके लिए क्या करेंगे। आज जिस उत्तर प्रदेश में आप खड़े हैं, इसमें आप पिछले 8 साल 10 साल के आंकड़े निकाल लीजिए। जब से उत्तर प्रदेश की सरकार है, सबसे ज़्यादा पेपर लीक इस सरकार में हुए हैं। उत्तर प्रदेश की आबादी इतनी है कि दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश बन सकता है। और उस आबादी वाले प्रदेश के हालात किस तरीके से हैं? रोजगार खत्म है, भर्तियां गायब हैं, पेपर पे पेपर लीक हो रहे हैं। बल्कि युवा इसलिए परेशान है कि भैया नौकरी नहीं दे रहा, फार्म तो मत भरवाओ, फार्म का खर्चा तो बच जाए, आने जाने का खर्चा तो बच जाए। इससे युवा और परेशान है। अच्छा, ये बताइए, जो सेंटर एक जिले से उठा करके 100 150 किलोमीटर डाल दिया जाता है पेपर का, इसका क्या इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। जितने भी फर्जी पेपर इनके लीक हो रहे हैं, उन पेपर लीक करने वाली कंपनियां कौन सी हैं? ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को आप ठेका देते हो। उन ब्लैक लिस्टेड कंपनियों का संबंध इनके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आता है। बाद में लीपापोती करके वो मामले ख़त्म कर दिए जाते हैं। लेकिन इसमें नुकसान किसका हो रहा है? सालों से युवाओं का नुकसान है। आप समझिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, नौकरियों का सफाया हो चुका है। जिन लोगों को नौकरियां मिली भी,
उनकी भी नौकरियां छुड़ा दी गई हैं। अंत में एक सवाल का और जवाब दीजिए। आपने किसानों की बात की और मोदी जी की बात की, तो वो कहते हैं कि हम तो किसान को खूब पैसा दे रहे हैं, 6-6 हज़ार रुपये दे रहे हैं, उनको पहुंचाते रहे किस्तों पे और किसान बहुत खुश है। किसानों को पूंजीपतियों के हाथ में बेचने का काम अगर किसी एक नेता ने किया तो नरेंद्र मोदी ने किया। वो तो इस देश के किसानों की हिम्मत और हौसले को आप सलाम करिए कि जिन्होंने इतना बड़ा आंदोलन किया और मोदी जी बाहर आके उन्होंने माफ़ी मांगा कि उनकी तपस्या में कमी रह गई, उनसे गलती हो गई। तो पहली बात तो समझिए कि किसानों के अगर किसी ने पेट और पीठ दोनों में छुरा भोंकने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज जिस तरीके से उन्होंने कब से कहा किसानों की फसलों का दोगुना दाम दे देंगे, आप अखबार और आप मीडिया के साथी हैं। 2-2 रुपये में बिकती हुई प्याज, 1-1 रुपये में बिकता हुआ टमाटर, सड़कों पे गिरता हुआ दूध, ये असलियत है कि आपने किसानों के साथ ही बहुत ही उनके गले को दबाया है। आपने आपने अडानी को 37,000 करोड़ से सीधा 15 लाख करोड़ पे पहुंचा दिया है, लेकिन आज किसानों की ऐसा नहीं कि 37 रुपये से उनको 74 रुपये मिलने लगे। आपने बस वादा इतना ही किया था, आपने कहा था हम 50 रुपये की फसल पे 100 रुपये देंगे, वो आप नहीं पहुंचा पाए। लेकिन आपने 50,000 करोड़ के आदमी को 50 लाख करोड़ पहुंचा दिया। तो आपने किसानों को सरेआम धोखा देने का काम किया है। और उत्तर प्रदेश का किसान तो सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ किसान है, चाहे पूर्वांचल हो, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, चाहे अवध की धरती हो, चाहे काशी का प्रांत हो, हर तरफ किसानों में आप कभी नहीं देखते हो कि बाहर कोई आए और कहे कि नहीं उत्तर प्रदेश में इस तरफ की फसल बहुत अच्छी है और यहीं से पैदावार जाएगा। आपने एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ख़त्म करा दिया। आप बात करते हैं इस समय नरेंद्र मोदी के काल में इस तरीके के हालात हुए कि कपास तक पे लगने वाला टैक्स माफ़ कर दिया 11% का। आज ये भी कह दिया कि आप यहाँ के किसान जो कपास उगाते हैं उनको विदेशों तक का फ़ायदा आप देने लगे। आप अमेरिका के दबाव में आके किसानी तक आपने इस देश की बर्बाद कर दी। तो ये सरकार बहुत ही बुज़दिल और कमज़ोर दिल की सरकार है। ये हिंदुस्तान के और यहाँ के किसान और यहाँ के लोगों की आत्मा को समझती नहीं है। ये सिर्फ धर्म और जाति के नाम पर लोगों में नफरत फैलाकर, यहाँ पे बांटकर, ये सत्ता में किसी तरीके से बने रहना चाहते हैं। आपने देखा हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता जुड़े हुए हैं, उन्होंने बेबाकी से अपनी बात को रखा और जो ज़मीन के मुद्दे हैं, जो असल मुद्दे हैं लोकतंत्र के, उनकर चर्चा की।